जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। टीजीटी पीजीटी किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है अगर इसे आप कंटिन्यूसली देखते हैं तो। ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी कि खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में हम लोगों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, निहारिका, तारों का जन्म, इन सब चीज़ों पे चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि तारे का जन्म कैसे होता है। ठीक है, कौन सा तारा क्या कहलाता है, इन सब चीज़ों पर हमने कल चर्चा की। तो आइए हल्का सा उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था नीला तारा, नीला तारा, ये तारा क्या होता है? इसका तापमान सबसे अधिक होता है। क्या होता है? नीले तारे का तापमान सबसे अधिक होता है। और नीला तारा जो होता है, ठीक है, नीला तारा क्या कहलाता है? युवा अवस्था कहलाता है। तारे की युवा अवस्था, युवा अवस्था, तारे की युवा अवस्था किस तारे को कहते हैं? तो नीला तारा को। नारंगी तारा, नारंगी तारा का तापमान नीले तारे से कम होता है। ठीक है, और नारंगी तारा को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, श्वेत तारा या फिर नीला तारा कह सकते हैं। ये युवा अवस्था की विशेषता है। और ये किसकी है? तो प्रौढ़ावस्था की। किसकी? प्रौढ़ावस्था की। जब तारा प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाएगा, जब तारा प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाएगा तो कैसा होगा? नीला, तो कैसा होगा? नारंगी होगा। कैसा होगा? नारंगी, नारंगी। ठीक है, नारंगी कलर का तारा प्रौढ़ावस्था कहलाता है। जब तारा हमारा रेड कलर का हो जाए, लाल हो जाए, तो ये वृद्धावस्था में चला जाता है। लाल तारा, ये कौन सा? वृद्धावस्था, जिसमें हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि जो वृद्धावस्था तारा है, यानी कि जो रेड कलर का जो तारा है, वृद्धावस्था तारा है, कैसे होता है? ठीक है, हीलियम, जो हाइड्रोजन से हीलियम बनते हैं, संघनन की प्रक्रिया बंद हो जाती है और हीलियम धीरे धीरे कार्बन में, फिर कार्बन से क्या आयरन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। और इस विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा कहते हैं, जिससे क्या ब्लैक होल की या फिर न्यूट्रॉन तारों का जन्म होता है। ठीक है, ये कब होता है? जब रेड तारा का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, या ठीक है, या 1.44 के बराबर हो, तब ये किस अवस्था में जाता है? तब ये सुपरनोवा विस्फोट नहीं होता है इसका। ठीक है, तब ये बौना तारा में चला जाता है। ठीक है, अगर इसका द्रव्यमान सूर्य से अधिक हुआ, ठीक है, उससे अधिक हुआ, उससे कई गुना हुआ, तब ये सुपरनोवा विस्फोट की वजह से ये किस में चला जाता है? न्यूट्रॉन तारे और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तारों के बारे में हम लोगों ने कल जाना। अब देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आज समझेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है, कैसे हुई। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरमंडल की उत्पत्ति। सौरमंडल आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सौरमंडल पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। क्या है? कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। बहुत लोगों ने अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की, तो उन्हीं चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे? उन्हीं सिद्धांतों और अवधारणाओं की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, या फिर इसे अवधारणा कर सकते हैं। सारी अवधारणा और सिद्धांतों को हम किसी एक क्लास में पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे सारी की सारी हों। बट यहाँ पे थोड़ा सा उन पे चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि सौरमंडल पढ़ाने से पहले हमें उस पर चर्चा, उसे समझना थोड़ा जरूरी है कि कौन किसकी परिकल्पना है। ठीक है, सौरमंडल और इसकी उत्पत्ति के विषय में मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाओं का चर्चा किया गया है, जिसमें एक रथ परिकल्पना आती है। ठीक है, द्वैतवाद परिकल्पना आती है। ठीक है, और गैस, धूल, ठीक है, बादलों लिखित परिकल्पना आती है। तो एक तारक परिकल्पना, एक तारक
परिकल्पना। ठीक है, एक क्या है, एक तारक परिक्रमा, फिर दूसरी क्या है, द्वैत तारक परिक्रमा, द्वैत तारक परिकल्पना। ये तीसरी परिकल्पना कौन है, तो गैस व धूल के, ठीक है, गैस व धूल के बादलों धारित, गैस व धूल के बादलों धारित परिकल्पना। बादलों धारित परिकल्पना। ये जो परिकल्पना है, ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि एक तारक परिकल्पना, यानी कि एक तत्व का सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया है, एक तत्व का सिद्धांत क्या है, यानी कि थेल्स एक दार्शनिक थे जिन्होंने माना कि जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है, जल से ही, यानी एक तत्व से ही किसी भी वस्तु की उत्पत्ति हुई है। सभी वस्तु जल में ही समाप्त हो जाती हैं और जल से ही क्या होती है, उनकी उत्पत्ति होती है। समझ में आई बात। अब देखिए, एक तारक परिकल्पना में मुख्य रूप से हम लोग वायव्य राशि परिकल्पना पढ़ते हैं, नीहारिका परिकल्पना पढ़ते हैं और उल्का परिकल्पना पढ़ते हैं। कौन कौन सी परिकल्पनाएं पढ़ते हैं, वायव्य राशि परिकल्पना, वायव्य राशि परिकल्पना। फिर कौन सी परिकल्पना पढ़ते हैं हम लोग, नीहारिका परिकल्पना, नीहारिका परिकल्पना। ठीक है, नीहारिका परिकल्पना। और एक आती है उल्का पिंड परिकल्पना, या फिर इसे हम लोग सिंपल सा उल्का परिकल्पना कहते हैं, परिकल्पना। ये किसके अंतर्गत है, एक तारक परिकल्पना के अंतर्गत आती हैं। और द्वितारक में ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना। और कौन सी परिकल्पना आती है, तो ज्वारी परिकल्पना। कौन सी, ज्वारी परिकल्पना। ज्वारी परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, युग्म तारा परिकल्पना, युग्म तारा परिकल्पना, युग्म तारा परिकल्पना। और कौन सी परिकल्पना आती है, तो विखंडन परिकल्पना, विखंडन परिकल्पना। एक आती है विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, विद्युत चुंबकीय परिकल्पना, विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। ये सारी परिकल्पना किसके अंतर्गत आती है, द्वैत तारक परिकल्पना के अंतर्गत आती है। अब आते हैं गैस धूल के बादलों आधारित परिकल्पना। इसमें कौन कौन सी परिकल्पना आती है, तो इसमें आती है अंतर तारक धूल परिकल्पना, अंतर तारक धूल परिकल्पना, अंतर तारक धूल परिकल्पना। और कौन सी आती है, क्वीपर परिकल्पना, क्वीपर परिकल्पना। और कौन सी परिकल्पना आती है बाबू, तो महाविस्फोटक परिकल्पना, महाविस्फोटक परिकल्पना। ठीक है, ये गैस धूल और बादल आधारित क्या है, परिकल्पना है। समझ में आई बात। अब देखिए, हम थोड़ा सा ये भी जान रहे थे कि ये जो है वायव्य राशि परिकल्पना, ये वायव्य राशि परिकल्पना किसने दी थी, तो कांट महोदय ने दी थी। किसने दी थी,
कांट ने दी थी। कब दी थी? 1750 में। कितने में? 1755। ठीक है, 1755 में कांट महोदय ने वायव्य राशि परिकल्पना दी थी। ठीक, निहारिका परिकल्पना आप लोग को हमने कई बार बताया है कि लाप्लास ने। ठीक है, निहारिका परिकल्पना में आपका कांट का ही नाम आता है, लेकिन उसका संशोधन उसको अच्छे से किसने बताया? तो लाप्लास ने बताया था। उल्का परिकल्पना, उल्का परिकल्पना किसने दी? लाकियर ने। लाकियर महोदय ने कौन सी परिकल्पना दी थी? तो उल्का परिकल्पना दी थी। ठीक है, इन्होंने कब दिया था? लाप्लास ने 1796 ईस्वी में। कब दिया था? 1796 ईस्वी में। कौन सी परिकल्पना दी थी? निहारिका परिकल्पना। 1905 में जम्बरलिन तथा मोल्टान ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। ठीक है, 1905 में। ठीक है, 1905 में चेम्बरलिन, आपको हम लिखवाए हैं चेम्बरलिन। ठीक है, पिछली कक्षा देखें, क्लास देखेंगे। ठीक है, तो हमने उस वहां पे लिखवाया है कि चेम्बरलिन तथा मोल्टन, चेम्बरलिन और मोल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी। कब दी थी? 1905 में बाबू दी थी। उसके बाद आता है ज्वारी परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना? ज्वारी, जिसको कि जेम्स जीन्स, ठीक है, और जेफरीज, ठीक है, जेफरीज ने कौन सी परिकल्पना दी थी बाबू? तो ज्वारी परिकल्पना दी थी। ठीक, अब आता है युग्म तारा परिकल्पना। युग्म तारा परिकल्पना H.N. रसले, H.S. रसले, ठीक, H.N. रसले, ठीक, H.N. रसेल ने दी थी। उसके बाद आता है कौन सा? विखंडन परिकल्पना, जिसको किसने दी थी? रासगन ने। किसने दी थी? रासगन ने। किसने दी थी? रासगन ने। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना किसने दी थी? आकवेन ने। आकवेन महोदय ने कौन सी परिकल्पना दी? विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। महाविस्फोटक परिकल्पना किसने दी थी? तो जॉर्ज लेमेंत्रे ने। जॉर्ज लेमेंटेयर, किसने? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। जॉर्ज लेमेंटेयर महोदय ने कौन सी परिकल्पना दी थी? तो महाविस्फोटक परिकल्पना, जिस पर हमने चर्चा बहुत अच्छे से किया है। क्या है? बहुत अच्छे से किया है। ठीक, क्वारी परिकल्पना कब आई थी? तो 1949 में आई थी। ठीक है, अंतर तारक ध्रुव परिकल्पना कब आई थी? तो अंतर तारक ध्रुव परिकल्पना ये आई थी 1943 में। ऑटो स्मिट के द्वारा। किसके द्वारा? ऑटो स्मिट के द्वारा। कब आई थी? 1943 में बाबू आई थी। ठीक है, ये क्या? सौरमंडल पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ परिकल्पनाएं हैं, जिस पे हम लोग किसी एक क्लास में एकदम अच्छे से पूरा एक बार एक डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सूर्य, ठीक है, सन के बारे में। चलिए, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कई सारे सिद्धांत और कई सारी अवधारणाएं हैं, जिसमें कि थेल्स एक दार्शनिक थे। ठीक है, यानी कि देखिए, आरंभिक विचारधारा कहाँ से आई थी? तो यूनान से आई थी। कहाँ से आई थी? यूनान, यानी ग्रीक के दार्शनिक जो थे, विद्वान थे, उनका प्रमुख योगदान है किसके में? पृथ्वी की उत्पत्ति और सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर जो विचारधाराएं प्रस्तुत की, सर्वप्रथम यूनान और ग्रीक के दार्शनिकों ने प्रस्तुत की, जिसमें थेल्स महोदय एक दार्शनिक थे, जिन्होंने कहा, थेल्स महोदय ने कहा था कि एक तत्व का सिद्धांत दिया। इन्होंने कौन सा दिया? एक तत्व सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया बाबू? एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। क्या कहा इन्होंने? जल
से ही जल से ही सभी, ठीक है, जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई, सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये बात, ये विचारधारा किसकी है? तो थेल्स महोदय की, थेल्स महोदय ने कहा था। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि सभी वस्तु जल में ही समाप्त भी हो जाएंगी। सभी वस्तुएं कहाँ समाप्त हो जाएंगी? सभी वस्तुएं जल में ही, कहाँ बाबू? जल में ही समाप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि जल में ही जन्म लेंगी और जल में ही क्या होंगी? सारी वस्तुएं क्या हो जाएंगी बाबू? समाप्त हो जाएंगी। जल में ही क्या हो जाएंगी? सारी वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी। ये विचारधारा, ये किसने कहा था? तो ये थेल्स महोदय ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स महोदय ने कहा था। ठीक, चलिए, एक तत्व का सिद्धांत पूछेगा तो थेल्स महोदय ने दिया था। ठीक है, एनेकेजी मैनिज एक है, इनका नाम है एनेकेजी बोलते हैं, एनेकजी। ठीक है, एनेकजी या फिर एनेकजी मैनिज, इनका पूरा नाम है, मैनिज, एनेकजी मैनिज। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जगत की उत्पत्ति का मूल कारण वायु है। जगत की उत्पत्ति का मूल कारण वायु है। बाकी अलग और सी सारी चीजों को इन्होंने नकारा था, लेकिन इन्होंने क्या बताया था? वायु को बताया था। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था इससे बारे में थेल्स ने, तो उन्होंने जल को बताया था, लेकिन इन्होंने क्या बताया? वायु को। ठीक है, संसार की समस्त वस्तुएं वायु से उत्पन्न होती हैं और वायु में ही समाप्त हो जाती हैं। ये बात किसने कहा था? तो मैनेज ने कहा था। ठीक है, मैनेज महोदय ने कहा था। पाइथागोरस ने कहा था संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र हैं। पाइथागोरस ने कहा था, पाइथागोरस, जिसे आप मैथ में पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस महोदय ने क्या कहा था कि संसार के सभी पदार्थ बाबू, ठीक है, संख्या मात्र है। संसार के सभी पदार्थ संख्या मात्र है बाबू। क्या बताया था? संख्या मात्र बताया था। क्या बताया था? संख्या मात्र बताया था। कौन? पाइथागोरस महोदय ने बताया था। आधुनिक विचारधाराएं क्या है? आधुनिक विचारधारा हमने आपको बताया कि अद्वैतवादी विचारधारा और द्वैतवादी विचारधारा। क्या हुई? दो उत्पन्न विचारधारा, एक अद्वैतवादी विचारधारा और एक द्वैतवादी विचारधारा। आधुनिक विचारधाराएं दो तरह से उत्पन्न हुई थी। आधुनिक विचारधारा की अगर हम बात करें तो ये दो भागों में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, एक अद्वैतवादी विचारधारा, अद्वैतवादी विचारधारा, और दूसरी कौन है? द्वैतवादी विचारधारा। द्वैतवादी विचारधारा, ठीक है, अद्वैतवादी विचारधारा और द्वैतवादी विचारधारा। अद्वैतवादी विचारधारा का मानना है कि इनके जितने भी समर्थक हैं, किसके? अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थक, इनका मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक पिंड से हुई है। इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि एक पिंड से पृथ्वी की उत्पत्ति एक पिंड से हुई है, एक पिंड से हुई है। ठीक है, यानी एकरत्व वाली सिद्धांत में आ गया अद्वैतवादी विचारधारा, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक पिंड से हुई है। किसने कहा था? अद्वैतवादी विचारधाराओं का मानना था। इसे पैतृक संकल्पना कहते हैं। इसे कौन सी संकल्पना कहते हैं बाबू? तो इसे हम लोग पैतृक संकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संकल्पना। पूछता है कि पैतृक संकल्पना किसे कहते हैं, ऑप्शन में दे देगा कि अद्वैतवादी विचारधारा या द्वैतवादी विचारधारा या धूल बादलों के वाली परिकल्पना, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अद्वैतवादी विचारधारा को हम लोग पैतृक, ठीक है, पैतृक संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। अद्वैतवादी विचारधारा के समर्थकों में कांट एवं लाप्लास का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है,
इनमें कितने लोग आते हैं? एक आते हैं कांट महोदय जी और दूसरे आते हैं लाप्लास। और आपको हमने बताया था कि कांट महोदय ने वायव्य राशि परिकल्पना दी थी और कांट ने निहारिका परिकल्पना दी थी। जो निहारिका परिकल्पना, निहारिका की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। और कांट ने भी हमने बताया था कि कांट महोदय ने ही पहले धूल कणों के बारे में बताया था, ठीक है, निहारिका के बारे में बताया था, लेकिन उसका अच्छे से संशोधन और अच्छे से विस्तार किसने किया था? तो लाप्लास महोदय ने किया था। यानी कांट की वायव्य परिकल्पना की बात करें, चलिए इसको रब कर दे रहे हैं। अगर हम बात करें बाबू कि कांट की वायव्य परिकल्पना क्या है, कांट की वायव्य परिकल्पना क्या है? अगर हम बात करें कि कांट महोदय की वायव्य परिकल्पना क्या है बाबू, तो कांट, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कांट है। और कांट कहाँ है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कांट है। इस सिद्धांत प्रतिपादक कांट है, ठीक है। ये कहाँ के थे बाबू? जर्मनी के। कहाँ के थे बाबू? जर्मनी के थे। कहाँ के थे बाबू? जर्मनी के। कांट महोदय कहाँ के थे? जर्मनी के थे, ठीक। और उन्होंने कौन सी परिकल्पना दी? तो वायव्य राशि परिकल्पना दी। कौन सी परिकल्पना दी थी? वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है। ये जो जर्मनी के दार्शनिक थे, कहाँ के थे? जर्मनी के दार्शनिक थे, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में गैसियस मास थ्योरी ऑफ कांट के भी नाम से जानते हैं। ने न्यूट्रॉन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत किस आधार पर दिया था? यह सिद्धांत, ठीक है। यह सिद्धांत क्या है बाबू? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर, यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर, ठीक है, आधार पर दिया था, ठीक है। यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादक कांट महोदय हैं, जो जर्मनी के एक दार्शनिक है। उन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना दी। यह सिद्धांत जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर आधारित है, क्योंकि न्यूटन महोदय ने कहा था कि जो भी छोटे छोटे कण हैं वो सारे मतलब अपने से थोड़े से हल्के परमाणु को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। यानी कि छोटे छोटे कण मिलकर एक कठोर पिंड बना लेते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कठोर पिंड का निर्माण करते हैं। यानी कि इन्हीं छोटे छोटे कणों के टकराने से ऊष्मा का प्रारंभ होता है। क्या कहते हैं इन्होंने? यानी कि ये जो छोटे छोटे कण है, मान लीजिए ये छोटे कण है। अब ये क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे कण क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मान लीजिए बीच में कोई सेंटर है, नाभिक टाइप में है, ये मतलब काफी भारी है, तो ये क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। और इन्हीं कणों के टकराने से, इन्हीं कणों के टकराने से बाबू क्या होता है? इन्हीं कणों के टकराने से क्या होता है? ऊष्मा का प्रारंभ होता है। टकराने से ऊष्मा का प्रारंभ होता है, ठीक है। ये किसने कहा था? ये कांट महोदय ने कहा था। किसके नियम के आधार पर? गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर, ठीक है। और यही छोटे कण बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं। यही छोटे कण क्या करते हैं? यही छोटे कण बाबू, यही छोटे कण बड़े पिंडों का क्या करते हैं? बड़े पिंडों का बाबू, बड़े पिंडों का क्या करते हैं बाबू? बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं, ठीक है। निर्माण करते हैं, ठीक। बड़े पिंडों का निर्माण करते हैं या फिर उनका निर्माण होता है। अब बड़े पिंड से मिलकर विशाल पिंड का निर्माण होता है। इन्हीं बड़े पिंडों से मिलकर विशाल पिंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विशाल पिंड बनते हैं। विशाल पिंड बनते हैं, ठीक है। विशाल पिंड बनते हैं। विशाल पिंड कैसे बनते हैं? देखिए, छोटे छोटे पिंडों से बड़े पिंड बनते हैं, बड़े बड़े पिंडों से मिलकर विशाल पिंड यानी भारी पिंड बनते हैं। अतः यही विशाल गैसीय पिंड से निहारिका की उत्पत्ति होती है। क्या होती है बाबू? यही
विशाल विशाल गैस पिंड से निहारिका की उत्पत्ति होती है। समझ में है बात? निहारिका की उत्पत्ति कैसे होती है बाबू? समझ गए होंगे। ठीक है, निहारिका गैसीय पिंड अत्यधिक घूर्णन गति के कारण उष्मा वृद्धि करती है, जिसके कारण क्या क्या अपकेंद्री बल, यानी अपकेंद्री बल जो होता है अपकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री बल अंदर की तरफ लगता है बाबू, अभिकेंद्री बल बाहर की तरफ लगता है। यानी कि बाहरी बल से अंदर वाला बल जब अधिक हो जाएगा तो सारे धूल कण पिंड क्या हो गया, आपस में अंदर की तरफ आने लगेंगे। ठीक है, जो बाहर की तरफ लगता है वो कौन है? अभिकेंद्री बल होता है, और अंदर की तरफ जो लगता है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, जब अपकेंद्री बल अभिकेंद्री बल से अधिक बलवान होगा तो क्या करेगा, सारे पिंडों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि गोल आकार का पिंड बनते रहेंगे, और वो वही पिंड बड़े बड़े विशाल पिंड के ले लेंगे, और यही विशाल पिंड क्या कहलाएंगे, धीरे धीरे किसके उत्पत्ति करने लगेंगे, तारों की उत्पत्ति करेंगे। किसके? तारों का जन्म होगा। क्या होगा? तारों का जन्म। और तारों का जन्म हमारी आकाशगंगा के किस घूर्णनशील भुजा में होता है? तो ये किस भुजा में होता है? तो ये हमने बताया था आप लोगों को कि तीसरी भुजा में होता है। किस में होता है बाबू? तीसरी भुजा में। और हमारी पृथ्वी, हमारी आकाशगंगा, हमारा सौरमंडल हमारी आकाशगंगा के किस भाग में है बाबू? तो ये है हमारा मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में। किस में है? मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में उत्पत्ति है। ठीक है, यानी अपकेंद्रीय बल क्या है? अंदर की तरफ लगता है। अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है बाबू? बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, ठीक, अपकेंद्री अभिकेंद्री। ठीक, ये अब भूलिएगा नहीं। ठीक, अपकेंद्रीय बल बाहर की तरफ, अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ। अगर आप कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो अब हम इसको थोड़ा सा नोट कर देना, आप इसको हल्का सा नोट कर लीजिए ना। इसको नोट कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, ऐसे साइन बना लीजिए, ये कर लीजिए, और ये देखिए, ये अंदर की तरफ मार दी, ये बाहर की तरफ। अब अंदर की तरफ कौन लगता है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्री मतलब सेंटर की तरफ। क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और ये क्या है? अपकेंद्रीय। क्या है? अपकेंद्रीय। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, यानी इस प्रकार कांट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल के द्वारा बाहर की ओर निहारिका से निकले छल्ले जो बाहर की ओर जमकर कठोर हो जाते हैं, और निहारिका का जो भाग अवशिष्ट रह जाता है वह सूर्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है बाबू? सूर्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कांट महोदय ने इस प्रकार उन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल, जो हमारा अपकेंद्रीय बल जो बाहर की तरफ लग रहा है की ओर निहारिका से निकले छल्ले, यानी कि अब जो निहारिका के अंदर अपकेंद्रीय बल की वजह से कुछ छल्ले बाहर की तरफ निकल गए। क्या गए? बाहर की तरफ निकल गए, और वो क्या हो गए? जमकर कठोर हो जाते हैं, जिसे निहारिका का ही भाग यानी अवशिष्ट भाग कहते हैं, और वह सूर्य के रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? सूर्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये किसने कहा था? कांट महोदय ने कहा था। किसने कहा था? कांट महोदय ने कहा था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे, यानी कि ये क्या है? पहले छोटे छोटे कण है, ये छोटे छोटे कण मिलके बड़े क्या कण बना रहे हैं, यही बड़े कण मिलके विशाल का मतलब पिंड बना रहे हैं। और ये विशाल क्या गैसीय पिंड हो गई, यानी कि निहारिका हो गई। इसी निहारिका से अगर कोई एक अपकेंद्रीय बल की वजह से कोई एक छल्ला बाहर की तरफ निकल गया तो वो सूर्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये किसने कहा था? कांट महोदय ने कहा था। और इसी छल्ले से एक और दूसरा छल्ला निकल गया तो हो सकता है वो पृथ्वी बन जाए। ठीक, तो ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? कांट महोदय ने कहा था। क्या कहा था? कांट महोदय ने कहा था। लैप्लास महोदय क्या है? लैप्लास महोदय ने कांट के निहारिका परिकल्पना या कांट की परिकल्पना का क्या किया था? संशोधन किया था। तो इनकी परिकल्पना को निहारिका परिकल्पना कहते हैं, पर निहारिका परिकल्पना के विषय में थोड़ा सा हमें कांट महोदय ने दिया था, लेकिन मुख्य रूप से हम लाप्लास को मानते हैं, और कांट महोदय की परिकल्पना को वायव्य राशि परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, तो लाप्लास का सिद्धांत देख लीजिए। क्या? लाप्लास या फिर लाप्लास कहते हैं। लाप्लास का सिद्धांत इनका सिद्धांत देख लेते हैं बाबू। इनका सिद्धांत क्या कहता है? लाप्लास जी का सिद्धांत क्या कहता है? तो लाप्लास महोदय जी थे, ठीक है, या फिर कहीं के आपको यहाँ ये मत कंफ्यूजन मत होइए, कहीं के आपको ना ऐसे भी दिख जाएगा लाप्लास। ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं होने का।
ठीक। अब लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना सिद्धांत दिया। कौन सी परिकल्पना दिया, सिद्धांत दिया? इन्होंने निहारिका परिकल्पना, क्या दिया था? निहारिका, निहारिका, ठीक है। निहारिका किसके अंतर्गत? एक तत्व के अंतर्गत आती है, ठीक है। निहारिका परिकल्पना दिया था। कौन सी परिकल्पना दिया था बाबू? निहारिका परिकल्पना। निहारिका परिकल्पना किसने दिया था बाबू? तो लाप्लास ने दिया था। लाप्लास के मत के अनुसार अतीत में ब्रह्मांड में एक गतिशील तप्त पिंड महापिंड था। क्या था? अतीत में, हमारे अतीत में मतलब पीछे की तरफ ब्रह्मांड में एक गतिशील तप्त महापिंड था जो मंद गति से घूर्णन कर रहा था। क्या कर रहा था? मंद गति से घूर्णन कर रहा था। समय के साथ साथ निहारिका से में ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। ठंडा होने पर आपको हमने निहारिका परिकल्पना बताई है ना, तो उसमें आपने आपको पूरे अच्छे से इस पर चर्चा की है, ठीक है। यानी कि उन्होंने निहारिका परिकल्पना से हमने तारे का जन्म कैसे हुआ था अभी कल के ही क्लास में बताया था। तो आपने आप पिछला क्लास देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि निहारिका परिकल्पना है क्या, ठीक है। हमने पूरा थंबनेल पर उस पर लिखा भी है कि निहारिका परिकल्पना क्या है, उस पर उसका उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति कैसे होती देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये किसका सिद्धांत किसने दिया था निहारिका परिकल्पना के विषय में? तो निहारिका परिकल्पना के विषय में बाबू हम लोगों को लाप्लास महोदय ने दिया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सूर्य, यानी कि हम लोग का इस चैप्टर का मेन हम लोग को स्टार्ट करना है क्या? सूर्य, ठीक है। हमें सूर्य के बारे में पढ़ना है। ये थोड़ा सा हमने बताया कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसी है, कौन कौन लोगों ने कौन सा सिद्धांत दिया था, क्या उन्होंने कहा था, ठीक है। देखिए एक चीज और याद रख लीजिए कि आगे चलकर रास ने लैप्लास के सिद्धांत का संशोधन किया था। अगर देखिए पूछता है कि कांट के परिकल्पना का संशोधन किसने किया था, तो लाप्लास ने किया था। और लाप्लास महोदय की परिकल्पना का संशोधन किसने किया था, तो रास महोदय ने किया था। इन्होंने कहा था कि निहारिका के कई छल्लों से ग्रह और उपग्रह बना, ठीक है। ये निहारिका के कई छल्लों से गैस और ग्रह और उपग्रह बने, ये किसने कहा था, तो रास महोदय ने कहा था। इन्होंने लैप्लास के, ठीक है, लैप्लास की निहारिका परिकल्पना का संशोधन करते हुए बताया था। अब हम आते हैं सूर्य, क्या है बाबू? सूर्य के विषय में हम लोग को पढ़ना है। सन, जो सन है, सन के अगर सूर्य के द्रव्यमान की बात करें बाबू, सूर्य के द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान, तो इसमें हमें मुख्य रूप से आपको हमने बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब सूर्य के प्रकार इसकी बात करें तो लगभग क्या है बाबू? लगभग 70% बाबू, 70% कौन सी गैस है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाबू, हाइड्रोजन 70% कौन सी गैस है? हाइड्रोजन है। और बाबू 30% यानी कि लगभग 26%, कितना बाबू? लगभग 26% हाइड्रोजन है, अरे हीलियम है, क्या है? हीलियम, हीलियम, हीलियम। अब देखिए बचा 4%, तो 4% में और भी कुछ कैसे हो सकती हैं, बट मुख्य रूप से यही है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब पहुंचता है, ये पहला क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, कितना पहुंचता है? पहुंचता है तो 8 मिनट में, कितने बाबू? 8 मिनट में, कितने मिनट में? 8 मिनट में पहुंच जाता है, 8 मिनट में, कितने मिनट में? 8 मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है, ठीक। ये इतनी चीजें किसके विषय में है, थोड़ा सा हल्की सी जानकारी हमने दी सूर्य के बारे में। किसके बारे में? सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में हमें जानने से पहले कुछ और भी चीजें उसके बारे में जान लेते हैं, सन के बारे में, कि सन के विषय में, ठीक है। यानी कि सन की कितने लेयर होती हैं, सन के कितने क्रोड होते हैं, मतलब सन के कितने भाग होते हैं, ये सभी चीजें हमें जानना है। अब देखिए सौर मंडल पहले हमें जान लेते हैं हमारा। देखिए अब ये तो सूर्य के बारे में जान लिया, सौर मंडल में ही, सौर मंडल हमारा सूर्य क्या है? सौरमंडल का परिवार है, हमारे सौरमंडल का क्या है? परिवार है, यानी कि मुख्य सदस्य है। यानी कि सूर्य को सौरमंडल का जनक कहते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य को सौरमंडल का बाबू, सूर्य को सौरमंडल का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। यानी सूर्य को सौरमंडल का क्या कहते हैं बाबू? जनक कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे केंद्र में है और हमें ऊर्जा का स्रोत भी है, ठीक है। ये हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, सौरमंडल के केंद्र में है बाबू, ठीक है। और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कौन?
स्रोत है। कौन? हमारा सूर्य, हमारा सन। ठीक है, ठीक है। और सूर्य एक क्या है बाबू? तारा है। क्या है? तारा है। ठीक, यानी अब हम इसका सूर्य का अध्ययन करेंगे तो सूर्य का अध्ययन हमें तारे के रूप में करते हैं। या इस समय पूर्ण, ये क्या है? इस समय पूर्ण संतुलन की अवस्था में। किस अवस्था में? पूर्ण संतुलन की अवस्था में। पूर्ण संतुलन की अवस्था में कल आपको बताई थी, कल की क्लास में हमने पूर्ण संतुलन क्या होता है इस पर हमने बताया था। ठीक है, जिसमें क्या हम लोग आपको बता दे रहे हैं हल्का सा कि जिसमें क्या होता है, संलयन, अभिक्रिया और गुरुत्वाकर्षण के बीच क्या होता है, अरबों खरबों वर्ष तक क्या होता है, संतुलन बना रहता है। अगर ये संतुलन नहीं होता तो अब तक ये तारा बनने के आधे घंटे के अंदर ही क्या होता, मतलब खत्म हो जाता है या छोटा हो जाता है। ठीक है, जिस पर हमने कल चर्चा की थी। इसका व्यास लगभग, इसका व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास होता है बाबू 13.84 लाख किलोमीटर। ठीक है, व्यास। ठीक है, सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास कितना होता है बाबू? 13.44 लाख किलोमीटर होता है बाबू। क्या होता है? किलोमीटर होता है। ठीक है, 84 लाख। क्या होता है? 84 लाख। कितना होता है? 84 लाख। 13.84 लाख किलोमीटर क्या होता है इसका बाबू? व्यास होता है सन का। ठीक है, इसके केंद्र का तापमान, इसके केंद्र का तापमान कितना होता है बाबू? इसके केंद्र का तापमान हमने आपको बताया है पहले कि 15 मिलियन। क्या बाबू? इसके सूर्य का तापमान क्या? 15 मिलियन डिग्री है। कितना है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड आपको इस पर बताया था, ग्रेड, इसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, इसके द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन है, 28% भाग हीलियम है। ठीक है, 28 या फिर 26 कहते हैं, क्या कहते हैं? 28 कह के 26 दिया जाता है। और 2, ठीक है, यानी कि 4%, इसको 28 कर लीजिए। 2% जो है, 2% क्या है? इसके अन्य भारी तत्व हैं। जैसे कि अन्य भारी तत्व कौन कौन से हैं? लिथियम, यूरेनियम। ठीक है, अन्य भारी तत्व कौन कौन से हैं? लिथियम और क्या बाबू? यूरेनियम। क्या बाबू? यूरेनियम है। लिथियम, यूरेनियम इसके कुछ अन्य भारी तत्व हैं। ठीक, यह नाभिक संलयन के फलस्वरूप हमें प्रति सेकेंड, ठीक है, सूर्य जो है नाभिक संलयन के फलस्वरूप हमें, जब नाभिक संलयन होती है तभी तो हमें ऊर्जा देता है। और ये कितनी प्रति सेकंड हमें कितनी ऊर्जा देता है? तो 40 लाख टन ऊर्जा सूर्य तप के रूप में प्रदान करता है। क्या करता है? सूर्य तप के रूप में हमें प्रदान करता है। चलिए, अगर नोट कर लीजिएगा कि नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप, नोट में नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्रति सेकेंड, ठीक है बाबू, प्रति सेकेंड 40 लाख टन, 40 लाख टन क्या करता है? 40 लाख टन क्या करता है बाबू? 40 लाख टन ऊर्जा सूर्य तप के रूप में, 40 लाख टन ऊर्जा सूर्य तप के रूप में ठीक है प्रदान करता है। ठीक है, हमें ना 40 लाख टन के रूप में हमें ऊर्जा हमेशा क्या करता? प्रदान करता है। ठीक है, सूर्य की अगर वर्तमान आयु की बात करें, हमने आपको बताया इसकी वर्तमान आयु। बताइए, वर्तमान आयु आज से 10,000 अरब वर्ष पूर्व सूर्य की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 4.5। क्या है? 4.5 अरब वर्ष हो चुकी है। अरब वर्ष ये वर्तमान आयु है। क्या बाबू? वर्तमान आयु है। ठीक है, जो इसकी कुल आयु कितनी है बाबू? कुल आयु कितनी है? कुल आयु तो 10 अरब। क्या है बाबू? 10 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष। ठीक है, अब बची कितनी है तो माइनस कर लीजिए, पता चल जाएगा कि लगभग ये आधा के करीब पहुंच गए हैं।
ठीक है, यानी पृथ्वी पर मिलने वाले 60 से अधिक तत्व सौर स्पेक्ट्रम में ही मिलते हैं। पृथ्वी पर जितने भी मिलते हैं, मतलब हमें तत्व मिलते हैं, उसमें 60 से अधिक क्या है, सौर स्पेक्ट्रम के तत्व मिलते हैं। ठीक, ये हो गया सूर्य की हमें थोड़ी सी झलक आपको दिख गई। अब आइए सूर्य के आंतरिक चीजों के बारे में जान लेते हैं, यानी कि सूर्य के आंतरिक संरचना। सूर्य की आंतरिक संरचना। ठीक है बाबू, सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। सूर्य के केंद्र में धरातल पर, ठीक है, सूर्य के केंद्र में धरातल पर 3 स्तर प्राप्त होते हैं। कितने स्तर प्राप्त होते हैं? 3 स्तर प्राप्त होते हैं। सूर्य के केंद्र में धरातल पर 3 स्तर होते हैं या फिर पाए जाते हैं। ठीक है, होते हैं या फिर प्राप्त होते हैं। 3 स्तर प्राप्त होते हैं या फिर पाए जाते हैं। ठीक है, 3 स्तर कौन कौन से हैं बाबू? तो 3 स्तर कौन कौन से? पहला है केंद्र। क्या है बाबू? केंद्र। क्या है? केंद्र। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर। क्या कहते हैं बाबू? कोर। दूसरा क्या है बाबू? विकिरण मेखला। क्या है बाबू? विकिरण मेखला। क्या है बाबू? विकिरण क्या है? विकिरण मेखला या फिर विकिरण क्षेत्र कहते हैं। ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसे क्या कहते हैं बाबू? रेडिएक्टिव जोन। ठीक है, क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव जोन। ठीक है, रेडियोएक्टिव जोन। ठीक है, अब तीसरी क्या होती है? संवहनी मेखला। क्या होती है? संवहनी मेखला। संवहनी मेखला या फिर क्या कह सकते हैं इसको? क्षेत्र। या फिर क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? अगर इंग्लिश वर्ड, अगर कभी इंग्लिश वर्ड जानना जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इंग्लिश वर्ड ही दे देता है। कन्वेक्टिव। ठीक है, कन्वेक्टिव क्या है बाबू? जोन है। क्या है बाबू? जोन है। ये कौन सी है? तो हमारे सूर्य के केंद्र के हैं। क्या है? सूर्य के केंद्र के। अगर सूर्य के केंद्र का व्यास पूछे आपसे, सूर्य के केंद्र का व्यास क्या पूछे? सूर्य के केंद्र का व्यास अगर आपसे पूछे 3.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.8 लाख। ठीक है, 3.8 लाख किलोमीटर। ठीक है, 3.8 लाख किलोमीटर। ठीक है, इसका व्यास कितना था? इसका व्यास था 13.84। ठीक है, 13.84 लाख किलोमीटर था। क्या इसका व्यास था? लेकिन इसके केंद्र का, अगर इसके केंद्र की बात करें तो आप उसमें से माइनस कर 3.8। क्या है? 3.8 क्या है इसका? कोर है बाबू। ठीक है, कोर का व्यास है 3.8। क्या है इसके? कोर का व्यास है। ठीक, यहाँ का तापमान कितना रहता है? अभी अभी हमने लिखा था तापमान कितना है? 15 मिलियन। कितना है बाबू? 15 मिलियन सेंटीग्रेड। 15 मिलियन सेंटीग्रेड क्या केंद्र का क्या है बाबू? व्यास है। ठीक है, इस ताप पर परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिक में होता है। ठीक है, इस ताप पे परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिक में होता है, जिससे प्लाज्मा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? प्लाज्मा का निर्माण होता है। और ऐसी स्थिति में परमाणु के नाभिक एक दूसरे से उच्च गति से टकराते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के दौरान हाइड्रोजन परमाणु टूट के एक तरह से हीलियम परमाणु में बदल जाते हैं, जिससे हीलियम बदलते हैं। इससे क्या होता है? हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और हमें पता है कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। यह 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस के बाद चौथी अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा अवस्था कही जाती है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहाँ पे होती है बाबू? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया केंद्र में होती है। ठीक है, इस ताप पे जो 15 मिलियन जो डिग्री सेंटीग्रेड का ताप है, इस ताप पे परमाणु का विभाजन इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक में होता है, जिससे
नाभिक में किसका निर्माण होता है? नाभिक में किसका निर्माण होता है? तो वो प्लाज्मा का। ठीक है, प्लाज्मा का निर्माण होता है ठीक है, इस ताप पर नाभिक में प्लाज्मा का निर्माण होता है। ठीक है, और नाभिक की संलग्न अभिक्रिया केंद्र में होती है, जिससे बहुत ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है। और प्लाज्मा क्या पदार्थ की चौथी अवस्था है। कोई दिक्कत? ठीक है। विकिरण मेखला क्या होती है? विकिरण मेखला के अगर बारे में हम चर्चा करें तो विकिरण मेखला बाबू हमें विकिरण मेखला वो होती है, इस मेखला की चौड़ाई, देखिए इस मेखला की कितनी थी? 3.8 थी। इस मेखला की चौड़ाई कितनी है? इसकी भी 3.82 है। कितनी है? 3.8 लाख किलोमीटर है। इसकी भी क्या है? 3.82 लाख किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है, किसकी? विकिरण मेखला की। किसकी बाबू? विकिरण मेखला की। ठीक है, जो केंद्र को चारों ओर से, यानी कि केंद्र जो है, केंद्र को क्या कर रहा है? चारों ओर से क्या करता है? कवर किया जाता है। जैसे कि हमारा क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है। सन का क्या है? केंद्र है। इसको चारों तरफ से कौन घेरता है बाबू? तो विकिरण मेखला घेरती है। कौन घेरती है? विकिरण मेखला क्या करती है? मतलब घेरी रहती है। ठीक है, ठीक। और सूर्य के केंद्र में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, ठीक है, फोटॉन एक्स तथा गामा किरणें इसकी संघनन गैसीय मेखला से होकर गुजरती हैं। किससे गुजरती है? इसकी गैसीय संघनन मेखला, मतलब इसकी भी गैसीय संघनन मेखला होती है, उसी से होकर गुजरती हैं। ठीक है, जो सूर्य के केंद्र में उत्पन्न होती हैं फोटॉन एक्स तथा गामा किरणें। फोटॉन एक्स और गामा किरणें कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो सूर्य के केंद्र में होती हैं। और वो क्या होती हैं? वो क्या विकिरण क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। उसके बाद आती है संवहनी मेखला, इसे कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। संवहनी मेखला क्या होती है बाबू? तो संवहनी मेखला वो मेखला होती है, यानी कि विकिरण मेखला को घेरे रहती है। ये किसको घेरे रहती है? तो ये विकिरण मेखला को। किसको बाबू? विकिरण मेखला को। किसको घेरे रहती है? विकिरण मेखला को। ये वाली कौन है? विकिरण मेखला को घेरे रहती है। ठीक, अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? तो विकिरण मेखला को घेरे रहती है। और इसकी चौड़ाई बाबू अगर बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1.39 लाख किलोमीटर, 1.39 लाख किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, चौड़ाई या फिर इसको मोटाई कह सकते हैं। देखिए, संवहनी मेखला तीसरे स्तर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ये तीसरे स्तर का निर्माण करती है। किसकी बाबू? तीसरे स्तर का निर्माण करती है ना, तीसरे स्तर की निर्माण करती है। अच्छा, संवहनी मेखला क्या तीसरे स्तर की निर्माण करती है? यह परत कोशिका से निर्मित है। किससे है बाबू? परत कोशिका से निर्मित है। नीचे बड़ी और ऊपर छोटी कोशिका पाई जाती है। इसके नीचे बड़ी, ठीक है, नीचे बड़ी और ऊपर, ठीक है, यह परत कोशिका से निर्मित होती है। नीचे क्या होती है? बड़ी और ऊपर छोटी कोशिका पाई जाती है। यह परत कोशिका से निर्मित होती है। यह परत कोशिका से निर्मित होती है। नीचे क्या है? नीचे बड़ी जबकि ऊपर छोटी परत होती है। ठीक है, छोटी परत होती है। समझ में आएगी बात? तो नीचे बड़ी और ऊपर बड़ी। ठीक है, अब देखिए, इन जो सूर्य के केंद्र से ऊर्जा निकलती है, तो इस परत से होते हुए ऊर्जा फिर क्या संवहनी मेखला से होते हुए बाहर की तरफ जाती है। ठीक, अब देखिए, ये मुख्य रूप से 3 लेयर हैं। अभी इसके 3 लेयर और हैं, यानी कि कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछे कि इसके कुल कितने लेयर हैं, तो कुल कितने लेयर हैं? 4 हैं। बट सूर्य के केंद्र के धरातल पर कितने हैं? केंद्र के धरातल पर बाबू कितने हैं? तो केंद्र के धरातल पर मुख्य रूप से 3 हैं। ठीक है, केंद्र के धरातल पर कितने हैं बाबू?
ठीक, केंद्र के धरातल पर कितने हैं, तो केंद्र के धरातल पर 3 हैं, और ऐसे टोटल अगर से पूछे कि लेयर ऑफ द सन कितने हैं तो 6 होते हैं। केंद्र हो गया, विकिरण क्षेत्र हो गया, या फिर विकिरण मेखला, संवहनी मेखला, प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। ठीक है, यानी कि सूर्य के धरातल के ऊपर वाले मंडल को 3 भागों में बांटा गया है। सूर्य के धरातल के ऊपर वाले मंडल को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है बाबू। इसमें आता है पहला प्रकाश मंडल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, प्रकाश मंडल। ठीक है, इसी प्रकाश मंडल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर। फिर बाबू का आता है क्रोमोस्फीयर। क्या आता है बाबू, क्रोमोस्फीयर। फिर क्या आता है, कोरोना। क्या आता है बाबू, कोरोना, कोरोना। ठीक है, यानी ये धरातल के ऊपर हैं, ठीक, और वो केंद्र के ऊपर थे। यानी कि टोटल हमारे कितने हैं, तो टोटल कितने हैं, 6 हैं। ठीक, अब इसके बाद प्रकाश मंडल क्या होता है बाबू, तो प्रकाश मंडल की बात करें तो संवहनी मेखला की सतह सूर्य के धरातल पर प्रकाश मंडल कहते हैं। संवहनी मेखला की सतह पर जो मंडल होता है, यानी कि ये संवहनी मेखला है, इसकी सतह पर जो मंडल होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका तापमान, इस यानी कि इस प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इसका तापमान कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसका, प्रकाश मंडल का, यानी कि फोटोस्फीयर का। प्रकाश कई रंगों से बना होता है, जिसमें से कुछ रंग प्रकाश मंडल में ही अवशोषित हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश मंडल जो है हमारा फोटोस्फीयर जो है कई रंगों से बना रहता है, लेकिन कुछ कई सारे उसके प्रकाश रंग क्या होते हैं, इसी के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। क्या किया जाता है बाबू, सोख लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशोषण होता है, वहाँ काली रेखाएं पड़ जाती हैं। क्या होती हैं, काली रेखाएं बन जाती हैं। जहाँ जहाँ प्रकाश का वो होता है, वहाँ पे क्या होती है, काली रेखाएं। ठीक है, काली रेखाएं क्या होती है, बन जाती है। क्या होती है, काली रेखाएं बन जाती है। जहाँ पे प्रकाश का अवशोषण होता है ना, जहाँ जहाँ पे प्रकाश मतलब प्रकाश के रंगों को सोखती है, वहाँ पे क्या होती है, काली रेखाएं बन जाती है। क्या होती है, काली रेखाएं बाबू बन जाती हैं। ठीक है, काली रेखाएं क्या होती हैं, बन जाती हैं। ठीक, काली रेखाएं बन जाती हैं। इन रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इन रेखाओं को क्या कहते हैं बाबू, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर। क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर। ठीक है, फ्रॉनहोफर किस कौन सी रेखा को कहते हैं, जहां जहां प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशोषण होता है। ठीक है, जहां जहां प्रकाश मंडल द्वारा, नोट करना तो नोट कर लीजिए, जहां जहां प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशोषण होता है, वहां काली रेखाएं पड़ने लगती हैं। इन रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखा कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आता है सौर कलंक। सौर कलंक इस मंडल पर ही पाया जाता है। क्या होता है, इसी मंडल पर सौर कलंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, सौर कलंक। ठीक है, इसी मंडल पर कौन सा क्या पाया जाता है, सौर कलंक। अब देखिए, सौर कलंक जो होता है, जिसको सन स्पॉट कहते हैं, इस मंडल पर पाया जाता है। ठीक, चाप का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, चाप का निर्माण करती हुई कोरोना में प्रवेश कर जाती है। इस घटना को प्रॉक्सिनेंस, ठीक है, जो आपका ये जो सौर कलंक है, यानी कि प्रकाश मंडल को सूर्य के धरातल, प्रकाश मंडल को सूर्य के धरातल एवं निकट वायुमंडल दोनों में रखा जाता है। ठीक है, यानी इसके ऊपर के भाग वाले पार्ट को। ठीक है, अब देखिए सौर कलंक के बारे में हम चर्चा करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं, कोरोना। ठीक है, कोरोना क्या है, ठीक, कोरोना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण होता है। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण होता है, जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बाबू, वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। ठीक,
नोट कर लीजिएगा, कोरोना यह सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक पाया जाता है। बाहर की ओर यह क्रमशः क्षीण होकर आयन एवं इलेक्ट्रॉन की पौनों में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? आयन और इलेक्ट्रॉन के पौनों के रूप में। आयन इलेक्ट्रॉन पौनों के रूप में। आयन एवं इलेक्ट्रॉन पवन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, एक तरह से क्या है बाबू, तो बाहरी है। क्या है? बाहरी। ठीक है, ये वर्णमाला का बाहरी आवरण है। क्या है? इसको कह सकते हैं बाहरी आवरण। बाहरी आवरण ना बाबू, बाहरी आवरण है। कौन? कोरोना। ठीक है, संपूर्ण सौर तंत्र से होकर प्रवाहित होने वाली इस पवन को सौर पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर पवन कहते हैं, जो कि कोरोना मंडल के ऊपर चलती है। ठीक है, इस मंडल में लाल रंग की लपटें उठती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, जो काफ़ी ऊंचाई तक जाती हैं। कभी कभी ये लपटें चाप का निर्माण करती हुई कोरोना में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक, इस घटना को प्रोमिनेंस कहते हैं। प्रोमिनेंस किसे कहते हैं? तो जो हमारे कोरोना मंडल पे, कोरोना वाले पार्ट पे जो कि लपटें आती हैं, ठीक है, उन्हीं लपटों को क्या कहते हैं बाबू? तो प्रॉक्सीमेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रॉक्सीमेंस कहते हैं। ठीक, कोरोना से रेडियो तरंगें निकलती हैं। सूर्य के ध्रुवीय भागों के ऊपर इस मंडल में एक छिद्र होता है जिसे कोरोना होल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोरोना होल कहते हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक, वेरी गुड। चलिए, देखिए, अगर इसको एक नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये फोटो स्पेयर हो गया ना, और ये एक स्पेयर ये हो गया। ठीक, और ये एक ये हो गया, जिसपे देखिए ये लपटें आ रही हैं। ठीक, ऐसे ऐसे सन का। ठीक, ये लपटे को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा। ठीक, ये आउटर है। ये क्या है? कोरोना है। कोरोना। ये क्या है? कोरोना है। ये क्या है? ये क्या है बाबू? ये क्रोमोस्फीयर है। क्या है बाबू? क्रोमोस्फीयर। क्या है बाबू? क्रोमोस्फीयर है। अब क्रोमोस्फीयर के अंदर का अंतर्गत क्या है? इसी को देखिए वर्णमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वर्णमंडल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यानी कि ये वाले को क्या कहते हैं बाबू? इस वाले को कौन सा बताएगा? प्रकाश मंडल या फिर प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर ना, प्रकाश मंडल। इसका तापमान कितना होता है बाबू? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रकाश मंडल। अब प्रकाश मंडल के अंदर कौन सा है बाबू? प्रकाश मंडल किसको मतलब कवर किया हुआ है प्रकाश मंडल हमारा? ठीक है, प्रकाश मंडल किसको कवर किया है? संवहनी क्षेत्र को या फिर संवहनी मेखला को। संवहनी मेखला को। ठीक है, अब इसके अंदर संवहनी मेखला हो गया ये। अब ये किसको घेरे हुए? तो विकिरण क्षेत्र को या फिर विकिरण मेखला को। विकिरण क्षेत्र। ठीक है, और ये क्या है बाबू? ये सेंटर में क्या है? ये सेंटर में ये हमारा क्या है बाबू? तो कोर है। कोर। ठीक, केंद्र। क्या है? केंद्र, जिसका तापमान क्या होता है? 15 मिलियन। क्या होता है? 15 मिलियन। ठीक है, इसका व्यास 13.84 लाख किलोवर्ग। ठीक, लाख किलोमीटर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई डाउट? हाँ, ये जो है ये क्या है बाबू? ये जो लपटें उठ रही हैं, ये जो हमारी लपटें उठ रही हैं, प्रॉमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रॉमिनेंस किसको कहते हैं? जो कोरोना मंडल के ऊपर, ठीक है, एक चापनुमा, देखिए चापनुमा, चाप की तरह बना रही है ना। ठीक, और ये क्या? ये जो है ये क्या है आपका? जो प्रकाश मंडल के अंदर ये जो बन रहा है, इसको फ्राउनहोफर कहते हैं। जो क्या करते हैं? फ्राउनहोफर क्या करते हैं? जो रंगों को अवशोषित करते हैं और काला रंग का वो डार्क जैसा बना लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत बिल्कुल होने भी नहीं चाहिए। अब देखिए,
कोरोना से रेडियो तरंगे निकलती हैं। ये जो कोरोना है क्या है? कोरोना से रेडियो तरंगे निकलती है। कौन सी भाई? रेडियो तरंगे निकलती है। रेडियो तरंगे निकलती हैं बाबू। रेडियो तरंगे कहाँ से निकलती है बाबू? कोरोना से निकलती हैं। ठीक, अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक, सूर्य पर नया सौर चक्र कब शुरू हुआ था? 5 जनवरी 2008 को। सौर चक्र की खोज किसने की थी? सौर चक्र की खोज किसने की थी? तो सैमुअल हेनरिक, ठीक, श्रॉबे ने की थी। आकाशगंगा मंदाकिनी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की औसत चाल कितनी है? तो 250 किलोमीटर। ठीक है, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे। ठीक है, और आप लोग इसको अच्छे से समझिए। जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसे नेक्स्ट क्लास में हम उस पर डिस्कस कर सकें, उसे और ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकें। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, जय हिंद, जय भारत।